Hello everyone, welcome to our channel. In this video, we will study about diffusion and how to change state of matter. Let's start with diffusion. Diffusion का मतलब क्या है? Substances का आपस में मिल जाना दूसरे substances के particles के साथ ताकि वो यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाएं। अब डिफ्यूजन का प्रोसेस किसकी वजह से हो पाता है? क्योंकि हमें पता है जो मैटर के पार्टिकल्स हैं वो हमेशा मोशन में रहते हैं, यानी कि हमेशा मूव करते रहते हैं। अगर हम बात करें डिफ्यूजन रेट की तो ये सबसे ज्यादा होता है गैसेस के अंदर और सबसे धीरे होता है सॉलिड्स के अंदर। ऐसा क्यों? क्योंकि जो गैसेस के पार्टिकल्स हैं वो लूजली पैक्ड है, उनके बीच में बहुत ही ज्यादा स्पेस है जिसकी वजह से वो फ्रीली हर डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। और जबकि जो सॉलिड्स के पार्टिकल है वो क्लोजली पैक्ड है, वो इतने पास है कि वो मूव नहीं कर पाते, वो सिर्फ अपनी फिक्स पोजिशन पर ही वाइब्रेट करते हैं। अब जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो डिपेंड करता है टेम्परेचर के ऊपर। ऐसा क्यों? क्योंकि जैसे ही टेम्परेचर चेंज होता है सब्सटेंस का हीट करने से तो पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है और जितनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है वो उतना ही ज्यादा मूव करते हैं और रेट ऑफ डिफ्यूजन इंक्रीज हो जाता है। तो अब हम एग्जाम्पल्स पढ़ते हैं कुछ अलग अलग स्टेट्स में कैसे डिफ्यूजन होता है। अगर हम गैसेस की बात करें तो हम देखते हैं कि अगर किचन में खाना बन रहा होता है तो उसकी जो फ्रेग्रेंस है, उसकी जो स्मेल है वो सारे में ही अपने आप स्प्रेड हो जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो फूड पार्टिकल्स हैं उनके अंदर स्मेल होती है, तो जैसे ही वो एयर के पार्टिकल्स के साथ मिक्स होते हैं तो सारे में स्प्रेड हो जाते हैं डिफ्यूजन से और हमें स्मेल आ जाती है फूड की। लेकिन अगर हम कंपेयर करें हॉट फूड और कोल्ड फूड में डिफ्यूजन का रेट को, तो जो हॉट फूड है उसमें डिफ्यूजन ज्यादा जल्दी होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो हॉट फूड है उसके पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, तो ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होने की वजह से जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो ज्यादा फास्ट होता है हॉट फूड का और हमें ज्यादा दूर तक स्मेल हॉट फूड की आ जाती है एज कंपेयर टू कोल्ड फूड। इसी तरीके से जो इंसेंस स्टिक होती है, मतलब अगरबत्ती, उसकी भी जो फ्रेग्रेंस है वो सारे में ही अपने आप स्प्रेड हो जाती है। क्यों? क्योंकि जो इंसेंस स्टिक के पार्टिकल्स है वो मिल जाते हैं एयर पार्टिकल्स के साथ और डिफ्यूजन की वजह से सारे में उनकी जो फ्रेग्रेंस है वो स्प्रेड हो जाती है। और ऐसे ही अगर हम परफ्यूम की बात करते हैं तो जो परफ्यूम के वेपर्स है वो एयर के पार्टिकल्स के साथ मिक्स हो जाते हैं और डिफ्यूजन की मदद से सारे में स्प्रेड हो जाते हैं। अब हमने पता है कि जो कुकिंग गैस है, अगर कुकिंग गैस कहीं पर लीक होती है तो उसकी जो स्मेल है वो हमें तभी आ जाती है, लेकिन जो कुकिंग गैस है उसकी खुद की अपनी कोई भी स्मेल नहीं होती। तो लीकेज को डिटेक्ट करने के लिए उसके अंदर इथाइल मरकैप्टन को ऐड किया जाता है ताकि अगर कभी लीकेज हुई तो हमें पता चल जाए। और ये किसकी वजह से हो पा रहा है? ड्यू टू डिफ्यूजन। अब हम अगर लिक्विड्स के अंदर डिफ्यूजन को देखते हैं तो डिफ्यूजन का रेट इनमें गैसेस से कम होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि हमें पता है जो लिक्विड के पार्टिकल्स हैं उनके बीच में स्पेस कम है एज कंपेयर टू गैसेस। इसके एग्जांपल्स क्या है? अगर पोटेशियम परमैंगनेट क्रिस्टल को, जो कि पर्पल कलर के होते हैं, उनको वाटर के अंदर अगर हम डालते हैं तो जो सॉल्यूशन का कलर है वो पर्पल हो जाता है, मतलब जो वाटर है वो कलरलेस से पर्पल कलर का बन जाता है। इसी तरीके से जो कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स हैं वो ब्लू कलर के होते हैं, उसको जब हम वाटर में डालते हैं तो मिक्स करने के बाद जो कलर है वो ब्लू बन जाता है। और अब जो डिफ्यूजन की इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है वो क्या है कि जो CO2 गैस है और ऑक्सीजन गैस है जो एयर में प्रेजेंट होती है वो वाटर के अंदर डिफ्यूज हो जाती है और डिसॉल्व हो जाती है। फिर इन्हीं एब्जॉर्ब गैसेस को जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं वो ले लेते हैं। जैसे कि CO2 गैस की बात करें तो उसको प्लांट्स लेते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए और ऑक्सीजन की बात करें तो उसको एनिमल्स लेते हैं ब्रीथिंग के लिए। तो यानी कि एनिमल के सर्वाइवल में भी जो डिफ्यूजन है उसका इम्पोर्टेंट रोल है। अगर हम सॉलिड्स की बात करें तो सॉलिड्स के अंदर जो डिफ्यूजन का रेट है वो बहुत ही ज्यादा स्लो है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो सॉलिड के पार्टिकल्स है वो बहुत ही ज्यादा पास है, तो पास होने की वजह से वो मूव कर ही नहीं पाते हैं और अपनी फिक्स पोजीशन पर ही वाइब्रेट करते हैं। जैसे कि अगर मान लो हमने किसी भी क्लीन ब्लैक बोर्ड पर चौक से लिखकर छोड़ दिया कुछ टाइम के लिए, तो हम उसको जब बाद में इरेज करते हैं तो उसको इरेज करना मुश्किल हो जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो चौक के पार्टिकल्स हैं वो ब्लैक बोर्ड के पार्टिकल्स के अंदर, मतलब उसके सरफेस के अंदर डिफ्यूज हो जाते हैं, जिसकी वजह से उसको क्लीन करना थोड़ा सा मुश्किल होता है।
अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टेम्परेचर की यूनिट्स। जो टेम्परेचर है इसकी दो यूनिट होती है, एक होती है कॉमन यूनिट और एक होती है एसआई यूनिट। जो टेम्परेचर की कॉमन यूनिट है वो क्या है, डिग्री सेल्सियस, इसका सिंबल क्या है, डिग्री सेल्सियस। और अगर एसआई यूनिट की बात करें तो वो क्या है, केल्विन। केल्विन का सिंबल है के, इसके साथ डिग्री का साइन नहीं लगता। अगर हम इन दोनों स्केल्स की रिलेशन की बात करते हैं तो वो क्या है, टेम्परेचर ऑन केल्विन स्केल इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑन सेल्सियस स्केल प्लस 273। तो इस बात को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस जो है वो इक्वल होता है 273 केल्विन की। कुछ एग्जाम्पल है, अगर हम बात करें मेल्टिंग पॉइंट वाटर की, मतलब वो पॉइंट जहाँ पर जो हमारी आइस है वो मेल्ट हो जाती है वाटर में, तो वो क्या है, अगर डिग्री सेल्सियस की बात करते हैं तो वो कितना है, 0 डिग्री। लेकिन अगर केल्विन स्केल में मेल्टिंग पॉइंट देखते हैं वाटर का तो वो क्या है, 273 केल्विन। जबकि अगर हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करें वाटर की, बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या, वो टेम्परेचर जिसपे जो वाटर है वो चेंज होता है स्टीम पर, तो वो सेल्सियस स्केल में कितना है, 100 डिग्री। और अगर केल्विन स्केल की बात करें तो वो कितना है, 373 केल्विन। तो अगर हमें कोई कहे कि हमें डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर केल्विन में चेंज करना है या फिर केल्विन का डिग्री सेल्सियस में चेंज करना है तो हम कैसे कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल से 25 डिग्री सेल्सियस को हमें कन्वर्ट करना है केल्विन स्केल में, तो हमें पता है टेम्परेचर जो केल्विन स्केल में होता है वो किसके इक्वल होता है, टेम्परेचर ऑन सेल्सियस स्केल प्लस 273। तो 25 प्लस 273 इज इक्वल टू 298 केल्विन। सिमिलरली अगर हमें केल्विन स्केल को चेंज करना हो डिग्री सेल्सियस में, तो जो टेम्परेचर होता है सेल्सियस स्केल का वो किसके इक्वल होता है, टेम्परेचर ऑन केल्विन स्केल माइनस 273। तो यहाँ पर क्या है, केल्विन स्केल की वैल्यू 300, तो 300 माइनस 273 क्या होगा, 27 डिग्री सेल्सियस। अब हम पढ़ेंगे कि कैसे हम मैटर की एक फिजिकल स्टेट को चेंज कर सकते हैं दूसरी स्टेट में। फिजिकल स्टेट का मतलब सॉलिड, लिक्विड और गैस। इसके दो तरीके होते हैं, या तो हम टेम्परेचर को चेंज कर सकते हैं या फिर प्रेशर को चेंज कर सकते हैं। तो पहले हम डिटेल में पढ़ते हैं कि क्या इफेक्ट होता है टेम्परेचर के चेंज का। हम इस डायग्राम में देख सकते हैं कि अगर हम सॉलिड को हीट करते हैं तो उससे क्या बन जाता है, लिक्विड, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, मेल्टिंग। सिमिलरली अगर हम लिक्विड को कूल कर देते हैं तो उससे क्या बन जाता है, सॉलिड, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग या फिर सॉलिडिफिकेशन। अगर हम लिक्विड को हीट करते हैं तो उससे बन जाता है गैस, और प्रोसेस को बोलते हैं बॉइलिंग या फिर वेपराइजेशन। और अगर गैस को हम कूल कर देते हैं तो उससे बन जाता है लिक्विड, और प्रोसेस को बोलते हैं कंडेंसेशन। लेकिन अगर हमने गैस को कूल किया तो सॉलिड बन जाएगा, और सॉलिड को अगर हमने हीट किया तो गैस बन जाएगी, और इन दोनों प्रोसेस को सब्लिमेशन बोला जाता है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं मेल्टिंग के बारे में। मेल्टिंग क्या है, मेल्टिंग वो प्रोसेस है जिसके अंदर जो सॉलिड सब्सटेंस है वो लिक्विड सब्सटेंस में चेंज हो जाता है हीट करने पर। इसका दूसरा नाम क्या है, फ्यूजन। मेल्टिंग पॉइंट क्या है, मेल्टिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है जिस पर जो हमारा सॉलिड सब्सटेंस है वो मेल्ट हो जाता है और चेंज हो जाता है लिक्विड में एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हमने एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्यों बोला, क्योंकि हम अभी सिर्फ क्या पढ़ रहे हैं कि क्या इफेक्ट होता है टेम्परेचर चेंज का, हम कोई प्रेशर का चेंज अभी नहीं कर रहे हैं। मेल्टिंग पॉइंट से क्या पता चलता है कि जो पार्टिकल्स हैं सॉलिड के, उनके बीच में कितनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। क्यों, क्योंकि अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगी तो मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा, और अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगी तो मतलब मेल्टिंग पॉइंट भी कम होगा। एग्जाम्पल क्या है मेल्टिंग पॉइंट का, जैसे कि आइस है 0 डिग्री सेल्सियस, इस टेम्परेचर पर जो हमारी आइस है वो मेल्ट हो जाती है वाटर में। अब मेल्टिंग हो कैसे पा रही है, जब किसी भी सॉलिड सब्सटेंस को हम हीट करते हैं तो जो हीट एनर्जी है उसकी वजह से जो सॉलिड के पार्टिकल्स है वो और ज्यादा फास्ट वाइब्रेट करने लग जाते हैं, और उनकी काइनेटिक एनर्जी इतनी बढ़ जाती है कि वो पार्टिकल्स के बीच की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को खत्म कर देते हैं और अलग अलग इंडिविजुअल पार्टिकल्स में डिवाइड हो जाते हैं ग्रुप से। तो इस तरीके से जो सॉलिड है वो मेल्ट होकर क्या बना देता है, लिक्विड। अब नेक्स्ट प्रोसेस है हमारा बॉइलिंग। बॉइलिंग क्या है, वो प्रोसेस जिसके अंदर जो लिक्विड सब्सटेंस है वो चेंज हो जाता है गैसियस सब्सटेंस में जब हम उसको हीट करते हैं। बॉइलिंग का दूसरा नाम क्या है, वेपराइजेशन।
बॉइलिंग पॉइंट क्या है? वो टेम्परेचर जिस पे जो लिक्विड है वो बॉईल होता है और चेंज हो जाता है गैस पे एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब बॉइलिंग पॉइंट से क्या पता चलता है कि लिक्विड पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितनी है। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगी तो मतलब बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा, और अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगी तो बॉइलिंग पॉइंट भी कम होगा। एग्जाम्पल बॉइलिंग पॉइंट का अगर हम वाटर की बात करें तो 100 डिग्री सेल्सियस है। इस टेम्परेचर पर जो वाटर है वो स्टीम में चेंज हो जाता है। अब बॉइलिंग हो कैसे पा रही है? अगर हम किसी भी लिक्विड सब्सटेंस को हीट करते हैं तो जो हीट एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी बढ़ा देती है पार्टिकल्स की, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ने की वजह से जो पार्टिकल्स है वो मूव करने लग जाते हैं और उनकी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है पार्टिकल्स के बीच में वो टूट जाती है और वो अलग अलग इंडिविजुअल पार्टिकल्स में सेपरेट हो जाते हैं। तो जो लिक्विड्स हैं वो बॉइल करके क्या बना देते हैं? गैस। अब हमारा नेक्स्ट प्रोसेस है कंडेंसेशन। कंडेंसेशन वो प्रोसेस है जिसके अंदर जो गैसियस सब्सटेंस है वो चेंज हो जाता है लिक्विड सब्सटेंस में बाय कूलिंग। अगर हम बात करते हैं बॉइलिंग की, तो बॉइलिंग में क्या था कि लिक्विड से गैस बन रहा था, लेकिन कंडेंसेशन में क्या हो रहा है? गैस से लिक्विड बन रहा है। तो इस वजह से हम कंडेंसेशन को क्या कह सकते हैं? ये रिवर्स ऑफ बॉइलिंग है। अब ये हो कैसे पा रहा है? जब हम किसी भी गैस को या गैसियस सब्सटेंस को कूल करते हैं तो जो पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी है वो कम हो जाती है। और काइनेटिक एनर्जी कम क्यों हो रही है? क्योंकि टेम्परेचर कम हो रहा है कूल करने पे। तो अब पार्टिकल्स मूव ही नहीं कर पा रहे हैं, इसकी वजह से वो पास आ जाते हैं और वो एक लिक्विड बना देते हैं। अब नेक्स्ट प्रोसेस है फ्रीजिंग। फ्रीजिंग क्या है? वो प्रोसेस जिसके अंदर जो लिक्विड सब्सटेंस है वो चेंज होता है सॉलिड सब्सटेंस में बाय कूलिंग। इस प्रोसेस को सॉलिडिफिकेशन भी बोला जाता है क्योंकि इसमें सॉलिड की फॉर्मेशन हो रही है। ये क्या है? रिवर्स ऑफ मेल्टिंग, क्योंकि मेल्टिंग प्रोसेस में क्या होता है? सॉलिड से लिक्विड बनता है, जबकि फ्रीजिंग में क्या हो रहा है? लिक्विड से सॉलिड बन रहा है। अब नेक्स्ट हम यहाँ पर एक पॉइंट है कि जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है ना लिक्विड का, वो सेम होता है मेल्टिंग पॉइंट के उसकी सॉलिड फॉर्म से। मतलब जैसे कि एग्जांपल ले लो, एक जो फ्रीजिंग पॉइंट है वाटर का वो क्या है? 0 डिग्री सेल्सियस। मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पे जो वाटर है वो आइस में चेंज हो जाता है। और अगर हम बात करते हैं आइस के मेल्टिंग पॉइंट की, तो वो भी क्या है? 0 डिग्री सेल्सियस है। इसका मतलब क्या है कि 0 डिग्री सेल्सियस पे जो आइस है वो वाटर में मेल्ट हो जाती है। तो हम कह सकते हैं कि जो फ्रीजिंग पॉइंट है लिक्विड का वो सेम होता है मेल्टिंग पॉइंट की अपनी सॉलिड फॉर्म के। अब ऐसा क्यों हो रहा है फ्रीजिंग का प्रोसेस? अगर हम लिक्विड को कूल करते हैं तो उसकी वजह से जो पार्टिकल्स है वो पास आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो उनकी काइनेटिक एनर्जी है वो कम हो जाती है, और काइनेटिक एनर्जी कम होने की वजह से वो मूव ही नहीं कर पाते और अपनी फिक्स पोजीशन पर वो वाइब्रेट करते रहते हैं। तो इसकी वजह से लिक्विड फ्रीज होके बनाता है सॉलिड। अब हमारा लास्ट प्रोसेस है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या है? वो प्रोसेस जिसके अंदर सॉलिड से गैस बनता है और गैस से सॉलिड सब्सटेंस बनता है। तो अब ये कैसे हो रहा है? अगर हम किसी भी सॉलिड सब्सटेंस को हीट कर देते हैं तो डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है वेपर्स में, और अगर हम वेपर्स मतलब गैस भी कह सकते हैं, उसको हम कूल करते हैं तो चेंज हो जाता है सॉलिड सब्सटेंस में। कुछ सब्सटेंसेस जिनकी सब्लिमेशन होती है वो कौन कौन से हैं? एमोनियम क्लोराइड, इसका सिंबल हैगा NH4Cl। अब आयोडीन, कैम्फर मतलब कपूर, नेफ्थलीन, एंथ्रासीन और सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, जिसका कॉमन नेम क्या है? ड्राई आइस। अब हम कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं डेली लाइफ में सब्लिमेशन के। जो नेफ्थलीन बोल्स होती है उनको कपड़ों में रखा जाता है। क्यों? ताकि इंसेक्ट्स और मोथ्स वगैरह उनको रिपेल कर सके। कुछ टाइम बाद वो फिर अपने आप ही डिसअपियर हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो नेफ्थलीन बोल्स है वो क्या है? सॉलिड है। इनकी सब्लिमेशन हो जाती है, मतलब वो डायरेक्टली ही नेफ्थलीन वेपर्स में अपने आप चेंज होने लग जाते हैं और डिसअपियर हो जाते हैं एयर में। हम एक एक्टिविटी भी करके देख सकते हैं सब्लिमेशन के लिए। इस एक्टिविटी में हमने क्या किया है? एक ट्राइपॉड सैंड लिया है जिसके ऊपर हमने वायर गोज को रख दिया है, और वायर गोज के ऊपर क्या रखी हुई? एक चाइना डिश जिसके अंदर क्या है? एमोनियम क्लोराइड है। अब हमने क्या किया? नीचे एक बर्नर रख दिया, इसको ऑन किया हमने ताकि हीट सप्लाई हो। जैसे ही हीट सप्लाई होनी स्टार्ट होगी तो जो एमोनियम क्लोराइड है हमारा ये वेपर्स में चेंज होने लग जाएगा। अब हमने क्या किया है? इस इन्वर्टेड फनल को पहले ही कॉटन प्लग से बंद कर दिया है ताकि जो वेपर्स हैं बाहर ना जाए। अब क्या होगा? ये जो वेपर्स हैं ये कंडेंस होकर इसी के फनल के ऊपर डिपोजिट हो जाएंगे। तो इससे क्या पता चला कि जो एमोनियम क्लोराइड है वो डायरेक्ट ही वेपर्स
किस में चेंज हो जाता है, लिक्विड में चेंज होने की बजाय। अब यहाँ पे दो टर्म्स का हमें पता होना चाहिए, सब्लाइम और सब्लिमेट। सब्लाइम क्या है, वो सॉलिड सब्सटेंस जिसकी सब्लिमेशन होती है, जैसे कि यहाँ पे क्या था, एमोनियम क्लोराइड। और दूसरा क्या है, सब्लिमेट। सब्लिमेट क्या है, वो सॉलिड सब्सटेंस जो ऑब्टेन होता है वेपर्स को कूल करने से, जैसे कि यहाँ पे इन्वर्टेड फनल्स के ऊपर ये डिपोजिट हो गया था।